हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर से वीडियो लेकर आए प्यारे बच्चों। आज के वीडियो हमारा, जो ईथर का केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा था प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो हमारा रिएक्शन ऑफ ईथर्स इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप अब इन्वॉल्व होगा। इसके पहले जो हमने वीडियो भेजा था उसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे टूटता है ना, और इस तरह से कैसे कंपाउंड बनता है। कभी अल्कोहल बनता था, कभी अल्कोहल अल्किल हैलाइड बनता था, कभी स्मॉलर पर अटैक होता था, कभी लार्जर पर, कभी SN2 रिएक्शन होता था, कभी SN1 रिएक्शन होता था। यानी कुल मिला के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता था। लेकिन आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा जो ईथर का रिएक्शन होगा, ईथर का एल्काइल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, और वह दो टाइप का रिएक्शन है। रिएक्शन विद एयर और एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और हैलोजिनेशन। तो क्लोरीनेटेड कंपाउंड बनेगा और परऑक्साइड कंपाउंड बनेगा प्यारे बच्चों। और आप जानते हैं कि परऑक्साइड कंपाउंड बहुत ही डेंजरस होता है, और परऑक्साइड का कैसे टेस्ट किया जाता है और कैसे परऑक्साइड को हटाया जाता है, ये परऑक्साइड कैसे हटाया जाता है, कैसे परऑक्साइड का टेस्ट किया जाता है, इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा जो है आज के वीडियो में हमारा आपसे डिस्कशन होगा। तो चलते हैं, देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परऑक्साइड कैसे हटाया जाता है, सबसे पहले परऑक्साइड की कैसे टेस्ट की जाती है, ये सब सारी बातें हम बताएंगे आपसे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये है रिएक्शन ऑफ ईथर्स इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप। देखिए मैंने कैपिटल लेटर से लिख दिया है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटेगा, एल्काइल ग्रुप पर रिएक्शन होगा। एक एल्काइल ग्रुप का कार्बन इसमें इन्वॉल्व होगा और एल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ परऑक्साइड बॉन्ड बनेगा, यही है। तो देखिए पहला रिएक्शन है प्यारे बच्चों, एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन कह दीजिए। तो फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड, इस रिएक्शन में प्यारे बच्चों परऑक्साइड बनना है, परऑक्साइड ही बनना है। अब देखिए पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट, व्हेन ईथर्स आर एक्सपोज्ड टू एयर एंड लाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम, द ईथर्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म हाइड्रोपरऑक्साइड आर सिंपली परऑक्साइड। प्यारे बच्चों, जब ईथर को हवा में प्रकाश के प्रेजेंस में खुला छोड़ देंगे, प्रकाश के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में हवा में खुला छोड़ देंगे, एक्सपोज खुला छोड़ देंगे काफ़ी समय तक, लॉन्ग टाइम, तो ये ऑक्सीडाइज होकर के हाइड्रोपरऑक्साइड बनाएगा या परऑक्साइड बना देता है। अब देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन है, डाईएथिल ईथर CH3CH2O, फिर CH2CH3 प्लस ऑक्सीजन है और लाइट है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये जो है नहीं, ये कार्बन CH2 ये वाला, यहाँ से परऑक्साइड बॉन्ड बनेगा। परऑक्साइड बॉन्ड किसे कहते हैं? जब दो ऑक्सीजन लगातार जुड़े हों ऐसे, ये परऑक्साइड बॉन्ड है, इसको कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड प्यारे बच्चे आप नोट कर सकते हैं, जब दो ऑक्सीजन लगातार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इसको परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर यही बात है प्यारे बच्चों, CH3 ये जो कार्बन है ये परऑक्साइड बॉन्ड बनाएगा। देखिए कैसे है, दो ऑक्सीजन यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, CH3CH बचा, एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में, इसमें दो हाइड्रोजन है ना, CH2 में दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन CH2 में। अब क्या हुआ, एक कार्बन एक हाइड्रोजन रह गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, दोनों के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में परऑक्साइड बॉन्ड। देखिए ऑक्सीजन लगातार है, ऑक्सीजन लगातार ऑक्सीजन है, परऑक्साइड बॉन्ड हो गया। इसको कहते हैं 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड। और यह कैसा रिएक्शन है प्यारे बच्चों? इट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, यह एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। एंड ऑक्सीडेशन अकर्स एट द कार्बन एटम नेक्स्ट टू इथरल ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रोपरऑक्साइड। इथरल ऑक्सीजन है, जो इथरल ऑक्सीजन के बगल जो कार्बन है उसी पर ऑक्सीडेशन हो जाता है और परऑक्साइड बना देता है, हाइड्रोपरऑक्साइड बना। जैसे ये ईथर है ना, ईथर के बगल वाला कार्बन ये है, इस पर परऑक्साइड बन जाएगा, इस पर भी बन सकता है ना, चूंकि सिमेट्रिक ईथर है, तो यहाँ पर जो है परऑक्साइड बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलते हैं।
अब ये आखिर पराक्साइड होता क्या है, कैसे इसको हटाया जा सके, कैसे इसको पहचाना जा सकता है। पहले तो पहचानने की बात है। दीज पराक्साइड्स आर वेरी डेंजरस। आप नोट करते जाएं, ये पराक्साइड बहुत डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं, डेंजरस कंपाउंड्स, सिंस दे डिकम्पोज वायलेंटली एट हाई टेम्परेचर। प्यारे बच्चों, अधिक टेम्परेचर पर ये एक विस्फोटक डिकम्पोजिशन इनका होता है। देयरफॉर serious explosion may occur during distillation of old sample of ethers if peroxides are not removed। तो प्यारे बच्चों, जो पुराने ईथर हैं, जो काफ़ी दिन हो गए हैं ईथर, अगर उनका हम डिस्टिलेशन करते हैं पराक्साइड हटाते समय, अगर पराक्साइड इसमें से नहीं हटा है, उसका डिस्टिलेशन करते हैं, पराक्साइड उसमें पड़ा हुआ है, तो एक विस्फोट होता है, बहुत भयानक विस्फोट, सीरियस एक्सप्लोजन होता है प्यारे बच्चों। तो जो पुराने टाइप के ईथर हैं और उनमें पराक्साइड पड़ा हुआ है, तो उनको अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं तो एक सीरियस एक्सप्लोजन होता है प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट देखें, चौथा, द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड इन ओल्ड ईथर्स मे बी डिटेक्टेड बाय शेकिंग देम विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो ईथर में जो पराक्साइड पड़ा हुआ है ओल्ड ईथर में, उनकी पहचान हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट के साथ मिला करके थोड़ा सेक करते हैं, हिलाते हैं, शेकिंग करते हैं, तो क्या होता है, और इसके बाद उसमें थोड़ा सा पोटेशियम थायोसाइनेट KCNS, इसको कहते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट KCNS। देखिए, उस ईथर में पहले क्या मिला देंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट मिला देंगे, फेरस सल्फेट मिलाएंगे, इसके बाद थोड़ा सा पोटेशियम थायोसल्फेट मिला देंगे, फिर हिलाएंगे। हिलाने के बाद क्या होता है कि एपियरेंस ऑफ ब्लड रेड कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड। तो ब्लड की तरह, खून की तरह, रक्त की तरह पूरी तरह से लाल हो जाएगा, ब्लड रेड कलर हो जाएगा, तो आप समझ जाओ कि उसमें पराक्साइड है। कैसे पहचानेंगे भाई, फिर से समझ लीजिए। ईथर ले लेंगे, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 मिला लेंगे, इसके बाद पोटेशियम थायोसल्फेट मिला करके हिलाएंगे। हिलाने के कुछ समय बाद वो बिल्कुल लाल, एकदम ब्लड की तरह, ब्लड रेड हो जाएगा, तो आप समझ जाओ कि उसमें पराक्साइड है। तो पराक्साइड की पहचान देखिए, एक रिएक्शन है, ये फेरस है, Fe2, Fe पर आयरन पर 2+ चार्ज है, पराक्साइड है, तो अब ये फेरिक हो जाएगा। और 3CNS है, 3 थायोसाइनेट है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ थायोसाइनेट है, तो क्या हो जाएगा, FeCNS थ्राइस ब्लड रेड कलर हो जाएगा। अब आइए इस जानकारी करें कि आखिर ये पराक्साइड बड़ा डेंजरस है भाई, एक्सप्लोजन भी करता है, तो इसको कैसे हटाया जाता है, क्या किया जाए कि पराक्साइड उसमें से हट जाए, ईथर में से। तो देखिए, रिमूवल ऑफ पराक्साइड एक हेडिंग हमें दिया हुआ है। ए सिंपल मेथड टू रिमूव द पराक्साइड इज टू शेक एन ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर विद आइदर एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और फेरस साल्ट। तो प्यारे बच्चों, ओल्ड पराक्साइड, जिसमें पराक्साइड पड़ा हुआ है, ओल्ड ईथर, ऐसा ओल्ड ईथर जिसमें पराक्साइड पड़ा हुआ है, उसको या तो एक्वस पोटेशियम आयोडाइड या फिर फेरस साल्ट के साथ मिला दिया जाता है। मिला करके जो है उसको जब मिला दिया जाता है तो ईथर पराक्साइड्स आर रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस्ड हो जाता है। तो ईथर क्या किया आपने, ओल्ड ईथर है जिसमें पराक्साइड पड़ा हुआ है, उसमें एक्वस पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया, Ki मिला दिया, या फेरस साल्ट मिला दिया, सबसे ज़्यादा बेटर है पोटेशियम आयोडाइड मिला दो, तो क्या हो जाएगा, ईथर का जो पराक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगा ईथर में, एंड आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू I2, और जो आयोडाइड आयन है वो ऑक्सीडाइज होकर के I2 में बदल जाएगा, और Fe2+ साल्ट आर ऑक्सीडाइज टू Fe3 साल्ट, जो फेरस साल्ट है फेरिक साल्ट में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है। अब देखें, फेरिक Fe+3 आयंस दज आर रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर बाय वॉशिंग विद वाटर while I2 is removed by first shaking with सोडियम थायोसल्फेट यानी A2H2O3
Na2S2O3, नाम नोट कर लीजिए, Na2S2O3 नाम है इसका, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, इससे हम वॉश कर देते हैं। देखिए, Fe3 आयंस दैट आर रिमूव्ड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर बाय वॉशिंग विद वाटर, जो फेरिक आयन है पानी से वॉश करके हटा दिया जाता है। और I2 जो है, I2 इज रिमूव्ड बाय फर्स्ट शेकिंग विद सोडियम थायोसाइनेट सोल्यूशन एंड देन वॉशिंग विद वाटर। तो देखिए, फेरिक आयन को तो पानी के साथ हटा दिया आपने, लेकिन I2 को, आयोडीन मालिक्यूल को कैसे हटाएंगे? सबसे पहले सोडियम थायोसल्फेट के साथ मिला करके उसको हिलाइए, हिलाने के बाद तब फिर जो है उसको वाटर से वॉश कर दीजिए। देन रिजल्टिंग इज द ड्राइड, रिजल्टिंग ईथर इज ड्राइड ओवर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। इसके बाद एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ उसको सुखाते हैं और देन डिस्टिल्ड, फिर उसको डिस्टिल करते हैं टू गिव पराक्साइड फ्री ईथर। पराक्साइड फ्री माने पराक्साइड से फ्री रहेगा, पराक्साइड अब नहीं रहेगा, पराक्साइड रहित हो जाएगा, विदाउट पराक्साइड हो जाएगा, ईथर मिल जाएगा। ईथर हमें मिलेगा विदाउट पराक्साइड, मतलब अब उसमें पराक्साइड नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने Na2S2 का लिख दिया है, Na2S2O3 को कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम हाइड्रोसल्फेट, नाम नोट कर लीजिए, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, या फिर एक दूसरा नाम है सोडियम हाइपो, HYPO हाइपो सल्फेट, सोडियम हाइपो HYPO हाइपो सल्फेट। अच्छा, दूसरा रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया ईथर का खुले एयर में लाइट के प्रेजेंस में। तो पराक्साइड मिला, पराक्साइड बहुत डेंजरस था, एक्सप्लोजन करता था। पराक्साइड की पहचान किया आपने, रेड ब्लड कलर आ जाता था, और इसके बाद फिर उसको पराक्साइड को हटाने का तरीका मैंने बताया। अब दूसरा रिएक्शन है ईथर का हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। तो देखिए, ईथर्स रिएक्ट विद Cl2 और Br2, क्लोरीन मालिक्यूल या ब्रोमीन मालिक्यूल से ईथर रिएक्ट करते हैं टू गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये ईथर क्लोरीन से, ब्रोमीन से रिएक्शन करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देते हैं। द एक्सटेंट ऑफ हाइलोजिनेशन हाउएवर डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंडीशन। प्यारे बच्चों, रिएक्शन का कंडीशन कैसा है इस पर डिपेंड करता है कितना हाइलोजिनेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डाईएथिल ईथर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन डार्क टू गिव अल्फा डैश डाईक्लोरो अल्फा डैश डाईक्लोरो डाईएथिल ईथर। इस तरह से अगर डाईएथिल ईथर का क्लोरीनेशन काफ़ी डार्क में किया जाए, अंधेरे में किया जाए जहां लाइट न हो, तो अल्फा डैश डाईक्लोरो डाईएथिल ईथर बन जाता है। देखिए रिएक्शन में दिखाता हूं, आप इसको पहले कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया, वेरी गुड। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए ये रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ये देखिए डाईएथिल ईथर है, डाईएथिल ईथर है, यहां पर हम डाईएथिल ईथर, यहाँ पे एक एथाइल यहाँ पर है, एक एथाइल यहाँ पर है, ये इथरल ऑक्सीजन है, डाईएथिल ईथर हो गया। और क्लोरीनेशन हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ Cl2 लिखा है, डार्क है, और यहाँ पर क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है ना। तो चूंकि एल्काइल ग्रुप शामिल होगा तो प्यारे बच्चों ये CH2 है ना, इस CH2 से एक H और एक Cl मिलके HCl निकल जाएगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा यहाँ से। पहले यहाँ से देखें, इस मान लीजिए हम इसी से चलते हैं, ये CH2 है, ये CH2 है, इसमें से एक H और एक Cl HCl ग्रुप में निकल जाएगा और CHCl बन गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये वाला पड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन के इधर अल्फा इधर भी अल्फा, इस ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप के इधर भी अल्फा कार्बन इधर भी अल्फा कार्बन, तो यहाँ तो हाइड्रोजन यूज हो गया, HCl निकल गया, क्लोरीन जुड़ गया, फिर अल्फा क्लोरो डाईएथिल ईथर बना। क्या बना? अल्फा पर क्लोरीन है ना, अल्फा क्लोरो डाईएथिल ईथर हो गया। फिर क्लोरीनेशन कराते हैं दोबारा, तो Cl2 है ना, तो अब यहाँ पर देखिए एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक H और एक Cl मिलके HCl निकल गया बाहर माइनस, है ना, यहाँ पे Cl जुड़ गया, Cl देखिए अब यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया, तो ये अल्फा है, ये अल्फा डैश है ना, तो अल्फा डैश डाईक्लोरो डाईएथिल ईथर।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्लोरीनेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया। अल्काइल अल्काइल ग्रुप किस तरह से ईथर का एल्काइल ग्रुप, मैंने शुरू में बताया था कि अल्काइल ग्रुप शामिल होगा। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बांड नहीं टूट रहा है, केवल अल्काइल ग्रुप शामिल है। तो अब इसी तरह से एक और रिएक्शन है प्यारे बच्चों, हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एक्सेस ऑफ क्लोरीन all the hydrogen atoms are substituted to give परक्लोरोडाईएथिल ईथर। परक्लोरो यानी देखा जाए तो अगर ज़्यादा क्लोरीन हो, एक्सेस क्लोरीन हो और ज़्यादा लाइट हो, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो, अभी तक तो डार्क में रिएक्शन होता था, अभी तक हमारा जो रिएक्शन क्लोरीनेशन डार्क में होता था। लेकिन यहाँ पर देखें, हाउ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एक्सेस ऑफ क्लोरीन ऑल दी हाइड्रोजन्स आर सब्स्टिट्यूटेड टू गिव परक्लोरो डाईएथिल ईथर। तो प्यारे बच्चों देखिए डाईएथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर है ही है। आप पहले डाईएथिल ईथर को ध्यान से देखिए, कुल कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 यहाँ है, 3 2 5 यहाँ, 5 5 10 है ना। तो 10 Cl चाहिए, 10 हाइड्रोजन HCl निकलिए, है ना। 10 दूनी 20 Cl चाहिए आपको, क्योंकि 20 में से 10 ही क्लोरीन जुड़ेगा और 10 क्लोरीन H के साथ निकल जाएगा, 10 HCl के साथ उसी रिएक्शन से। लेकिन यहाँ पर लाइट रहेगा प्यारे बच्चों, अब तक जो क्लोरीनेशन होता था डार्क होता था, यहाँ लाइट होगा। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एक्सेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन ज़्यादा रहेगा, यानी 10Cl2 एक्सेस है, ज़्यादा है, और ये लाइट है, देखिए H2, यही तो है, इन दोनों में यही अंतर है। पर क्लोरो कंपाउंड लाइट के प्रेजेंस में बनते हैं और अल्फा डाईक्लोरोडाईएथिल ईथर डार्क में बनता है। देखिए यहाँ पर 10Cl2 है और डाईएथिल ईथर है। आप कुछ मत करिए, सारे कार्बन का जितना हाइड्रोजन है उतना क्लोरीन जोड़ दीजिए। जैसे CH3 है ना, तो CCl3 कर दीजिए, यहाँ CH2 है तो CCl2 कर दीजिए, यहाँ पर CH2 है तो CCl2 कर दीजिए, यहाँ पर CH3 है तो CCl3 कर दीजिए। देखिए वही काम हुआ है, यहाँ पर पहले CH3 होता था ना, अब CCl3 हो गया, CCl2 हो गया, CCl2 हो गया, CCl3 हो गया। अब पर क्लोरो डाईएथिल ईथर हो गया, 10 मॉलिक्यूल HCl निकल गया। इस तरह से प्यारे बच्चों इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू।